नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही एक अजीब पहेली को सुलझाने वाले हैं। सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां सीढ़ियां चढ़ना आसान हो, पर उतरते वक्त पैर कांपने लगें, यहां तक कि बेहोशी जैसा महसूस हो। ये कोई आम थकावट तो नहीं है। और आज हम इसी उल्टी दुनिया में कदम रख रहे हैं, स्टैनम यानी टिन की दुनिया में। नमस्कार। हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक ऐसे टेक्स्ट से हैं जो होम्योपैथी में इस्तेमाल होने वाले पदार्थों के बारे में बहुत गहराई से बताता है, और हमारा मिशन है स्टैनम के सार को समझना। ये जो एक गहरी अजीब सी थकावट है, ये कैसे हो सकता है कि टिन जैसी एक साधारण धातु का इंसान के मन और शरीर पर इतना गहरा असर हो। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है कि हमारा मकसद यहाँ किसी दावे को सही या गलत ठहराना नहीं है। हम तो बस स्रोत में जो तस्वीर बनाई गई है उसे हूबहू देखने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरह से एक मनोवैज्ञानिक और शारीरिक पोर्ट्रेट का विश्लेषण। और जैसा कि आपने शुरू में ही कहा, इसकी कहानी की शुरुआत ही एक बहुत बड़े विरोधाभास से होती है। हाँ, वही सीढ़ियों वाली बात। ये तो एकदम उल्टा है ना। आमतौर पर तो चढ़ने में सांस फूलती है, ज्यादा ताकत लगती है। सही बात है। नीचे उतरने में तो ग्रेविटी भी मदद करती है। फिर यहाँ ऐसा उल्टा क्यों? इसका क्या मतलब हो सकता है? और यही सवाल इस लक्षण को एक की नोट लक्षण बनाता है। मतलब एक ऐसी अनोखी निशानी जो सीधे स्टैनम की तरफ इशारा करती है। ये इतना अनपेक्षित है कि इसे नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। स्रोत में इसकी तुलना बोरेक्स जैसे पदार्थ से की गई है, जिसमें ठीक इसका उल्टा होता है। नीचे उतरने से डर लगता है। अच्छा। पर स्टैनम में ये डर नहीं है, ये एक असली फिजिकल कमजोरी है। ऐसा लगता है जैसे नीचे उतरते समय शरीर का अपनी मांसपेशियों पर से कंट्रोल ही खत्म हो रहा है। मतलब जैसे मोटर सिस्टम शॉर्ट सर्किट हो गया हो। बिल्कुल। तो ये सिर्फ एक अजीब लक्षण नहीं, बल्कि उस गहरी कमजोरी का एक बहुत ही नाटकीय प्रदर्शन है। और स्रोत में इस कमजोरी की और भी मिसालें हैं जो दिल दहला देती हैं। जैसे इतनी कमजोरी कि व्यक्ति बैठने के बजाय कुर्सी पर गिर पड़ता है। हाँ। या फिर सुबह कपड़े पहनते समय उसे कई बार आराम के लिए बैठना पड़ता है। ये सिर्फ थकावट नहीं है, ये तो एक तरह की लाचारी है। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, लाचारी। हाँ, लाचारी। ये उस अवस्था को दिखाता है जहां शरीर की अपनी बैटरी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। ये वो थकावट नहीं है जो अच्छी नींद के बाद चली जाए। ये एक ढांचागत, मतलब एक स्ट्रक्चरल कमजोरी है। जैसे किसी इमारत की नींव ही कमजोर पड़ गई हो। हर छोटा मोटा काम जिसे हम सोचते भी नहीं, वो एक पहाड़ जैसा बन जाता है। और ये शारीरिक कलाचारी इंसान को मानसिक रूप से कैसे तोड़ देती होगी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। मुझे लगता है इसका असर मन पर भी उतना ही गहरा पड़ता होगा। निश्चित रूप से। स्रोत इस भावनात्मक स्थिति का बहुत मार्मिक वर्णन करता है। लगातार उदासी, निराशा और हर समय रोने की इच्छा। लेकिन यहां भी एक अजीब पेच है, एक और विरोधाभास। हाँ, वो हिस्सा मुझे भी बहुत अजीब लगा। स्रोत कहता है रोने का बहुत मन करता है, लेकिन रोने से हालत और खराब हो जाती है। आमतौर पे तो लोग रोकर हल्का महसूस करते हैं ना। बिल्कुल, दिल का बोझ उतर जाता है। पर यहाँ उल्टा क्यों हो रहा है? इसे ऐसे समझिए कि शरीर एक बहुत ही सख्त एनर्जी बजट पर चल रहा है। उसके पास बस जिंदा रहने लायक ही ऊर्जा बची है। और रोना, जो कि एक बहुत तीव्र भावनात्मक और शारीरिक प्रक्रिया है, वो उस बजट से कहीं ज्यादा ऊर्जा की मांग करता है। अच्छा। तो रोने के बाद हल्का महसूस होने के बजाय व्यक्ति और भी ज्यादा खाली और ज्यादा थका हुआ महसूस करता है। उसकी रही सही बैटरी भी खत्म हो जाती है। यहां मानसिक और शारीरिक लक्षण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों एक ही गहरी ऊर्जा की कमी से पैदा हो रहे हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि शरीर में ऊर्जा इतनी कम है कि वो एक तेज अचानक दर्द भी पैदा नहीं कर सकता? क्या दर्द में भी ये थकावट नजर आती है? क्या बात है, आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। जब शरीर इतना थक गया हो तो उसका दर्द भी थका हुआ होता है। स्रोत सिर दर्द या नसों के दर्द के बारे में एक बहुत ही खास पैटर्न बताता है। दर्द हल्के से शुरू होता है, धीरे धीरे घंटों में अपने चरम पर पहुंचता है और फिर उतनी ही धीरे धीरे कम हो जाता है। इसमें कोई तेजी नहीं है। ये तो ऐसा है जैसे कोई लहर बहुत धीरे धीरे किनारे पर आती है और फिर उतनी ही धीरे धीरे वापस लौट जाती है। बिल्कुल सही उपमा है। यही लहरदार धीमा पैटर्न शरीर के अपने थके हुए ऊर्जा प्रवाह को दिखाता है। उसमें अचानक तेज दर्द पैदा करने की ताकत ही नहीं है। इसका दर्द भी इसकी कमजोरी की तरह ही धीमा और गहरा है।
स्रोत में इसकी तुलना प्लैटिना से की गई है, जहां दर्द का ऐसा ही धीरे धीरे बढ़ने और घटने का पैटर्न मिलता है। ये सिर्फ दर्द नहीं, बल्कि दर्द का एक खास चरित्र है। इस पूरी चर्चा में मुझे एक पैटर्न नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये सारी कमजोरी, चाहे वो मांसपेशियों की हो, भावनाओं की हो या दर्द की, वो किसी एक खास जगह से निकल रही है। स्रोत में छाती और आवाज का जिक्र बार बार आता है। बिल्कुल, और यही स्टैनम की कहानी का सबसे केंद्रीय अध्याय है। अगर हम सीपिया या फास्फोरस जैसे दूसरे पदार्थों को देखें, तो उनमें कमजोरी का केंद्र पीठ में महसूस होता है, लेकिन स्टैनम में कमजोरी का स्रोत छाती है। स्रोत साफ कहता है कि बात करने, हंसने, जोर से पढ़ने या गाने से छाती में एक भयानक खोखली कमजोरी महसूस होती है, इतनी ज्यादा कि व्यक्ति को बात करना भी बंद करना पड़ता है। मतलब जिस चीज से हम खुद को अभिव्यक्त करते हैं, हमारी आवाज वही हमारी ऊर्जा को खत्म कर रही है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे शरीर का पावर हाउस जो हमारी सांस और आवाज को नियंत्रित करता है, वही फेल हो रहा है। जीवन शक्ति का केंद्र ही कमजोर पड़ गया है। और ये सिर्फ छाती तक सीमित नहीं है। स्रोत में एक और बहुत अजीब लक्षण का जिक्र है जो इस कनेक्शन को और भी पुख्ता करता है। कौन सा लक्षण? स्रोत बताता है कि गाना गाते आवाज का उपयोग करते समय डेल्टॉइड यानी कंधे की मांसपेशी और बाहों में दर्द और कमजोरी महसूस होती है। ये क्या बात हुई? ये तो बहुत ही अजीब है। आवाज का इस्तेमाल गले और छाती से होता है, इसका बाहों से क्या लेना देना? ये कनेक्शन तो मुझे समझ नहीं आया। ये दिखाता है कि शरीर कितना जटिल और आपस में जुड़ा हुआ है। जब छाती का ढांचा इतना कमजोर हो, तो आवाज पैदा करने के लिए शरीर को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये तनाव और खिंचाव छाती से होता हुआ कंधों और बाहों की मांसपेशियों तक पहुंच जाता है। यह इस बात का एक और सबूत है कि समस्या स्थानीय नहीं है, बल्कि एक केंद्रीय कमजोरी है जिसका असर पूरे शरीर पर तरंगों की तरह फैल रहा है। और खांसी के बारे में भी बहुत विस्तार से बताया गया है। ये कोई आम खांसी नहीं लगती। स्रोत इसे गहरी, खोखली, चौंकाने वाली खांसी कहता है, जो 3-3 के झटकों में आती है। हाँ, सुनने में कितना हिंसक लगता है। बिल्कुल। और वो 3 के झटके में आना भी एक बहुत ही विशिष्ट पैटर्न है। ये छोटी छोटी जानकारियां ही इन पदार्थों के चित्रों को एक दूसरे से अलग करती हैं। जैसे स्रोत मर्क्यूरियस की खांसी से इसकी तुलना करता है, जो 2 के झटकों में आती है। स्टैनम की खांसी इतनी गहरी होती है कि वो पहले से ही कमजोर छाती को और भी खोखला कर देती है। और फिर बलगम का जिक्र आता है, जिसकी कई किस्में बताई गई हैं। कभी अंडे की सफेदी जैसा, कभी मीठा, नमकीन, खट्टा या फिर पीला हरा मवाद जैसा। हाँ, मतलब विवरण की गहराई देखिए जी। और आवाज के बारे में एक और दिलचस्प बात है। खांसी और कमजोरी से आवाज बैठ जाती है, गहरी और खोखली हो जाती है। लेकिन स्रोत एक अस्थायी राहत का भी जिक्र करता है। खांसने या बलगम निकालने से कुछ देर के लिए आवाज साफ हो जाती है। ये अस्थायी राहत भी स्टैनम का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। ये फिर से इस बात की पुष्टि करता है कि समस्या छाती और सांस की नली में है। इस केंद्रीय कमजोरी के अलावा कुछ और लक्षण भी हैं जो इस तस्वीर को पूरा करते हैं, जैसे पेट दर्द, जिसे जोर से दबाने या पेट के बल लेटने से आराम मिलता है। हाँ, और स्टैनम के संदर्भ में ये लक्षण और भी गहरा मतलब रखता है। याद है वो पेट में डूबने वाला, खाली, सब कुछ खत्म हो जाने वाला एहसास। जोर से दबाने पर शायद उस असहनीय खालीपन में एक थोड़ा सा ठोस एहसास से थोड़ी राहत मिलती है। ये उस अंदरूनी खोखलेपन को भरने की एक शारीरिक कोशिश जैसी है। और खाना पकाने की गंध से मतली और उल्टी होना, ये भी तो एक लक्षण है। बिल्कुल। जब शरीर इतना कमजोर और संवेदनशील हो तो इंद्रियां बहुत ज्यादा तीव्र हो जाती हैं। खाने की गंध जैसी एक सामान्य चीज भी शरीर पर एक आक्रमण की तरह महसूस हो सकती है, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। अच्छा। तो वो मतली के जरिए प्रतिक्रिया देता है। ये एक अति संवेदनशील, बिना किसी सुरक्षा कवच वाले सिस्टम की निशानी है। स्रोत में महिलाओं से जुड़े लक्षणों का भी जिक्र है, और वहां भी यही केंद्रीय थीम बार बार लौट कर आती है, जैसे ल्यूकोरिया के साथ बहुत ज्यादा कमजोरी, और ये खास एहसास कि कमजोरी पेट या कमर से नहीं बल्कि छाती से आ रही है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ये स्टैनम का एक अनूठा और निर्देशक लक्षण है। ये दिखाता है कि कैसे शरीर का हर फंक्शन, चाहे वो पाचन हो, मासिक धर्म हो या ऊर्जा का स्तर हो, उसी एक केंद्रीय कमजोरी से प्रभावित होता है, जिसका एपिसेंटर छाती है। तो अगर हम इस स्टैनम की दुनिया के नियमों को समझना चाहें, तो क्या चीजें इसे और खराब करती हैं और क्या इसे बेहतर बनाती हैं? स्रोत इस बारे में बहुत स्पष्ट है। जो भी चीज छाती और आवाज पर जोर डालती है, वो लक्षणों को बदतर करती है, जैसे हंसना, गाना या जोर से बात करना। इसके अलावा दाईं करवट लेटना
और कोई भी गर्म पेय पीना भी तकलीफ को बढ़ाता है। गर्म पेय शायद शरीर में एक अस्थायी उत्तेजना पैदा करते हैं जिसे ये कमजोर शरीर संभाल नहीं पाता। और आराम किन चीजों से मिलता है? हमने जिक्र किया कि पेट दर्द में जोर से दबाने से और खांसने या बलगम निकालने से बैठी हुई आवाज में अस्थायी रूप से सुधार होता है। सही। स्रोत एक और दिलचस्प बात का उल्लेख करता है, पूरक पदार्थ के रूप में पल्सिटिला का। इसका मतलब यह है कि होम्योपैथिक दृष्टिकोण से पल्सिटिला के लक्षण अक्सर स्टैनम के बाद देखे जाते हैं। यह दिखाता है कि इन पदार्थों को अलग थलग नहीं बल्कि एक दूसरे के संबंध में भी समझा जाता है। तो आज की इस गहरी पड़ताल को अगर हम समेटें तो ये साफ है कि स्टैनम सिर्फ कमजोरी या थकान का दूसरा नाम नहीं है। ये एक बहुत ही विशिष्ट, अजीब और गहरी थकावट की कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें दुनिया उल्टी नजर आती है, जहां सीढ़ियां उतरना चढ़ने से ज्यादा मुश्किल है। बिल्कुल। जहां रोने से हल्का नहीं बल्कि और भारी महसूस होता है, और जहां दर्द भी अपनी एक थकी हुई धीमी लय में आता और जाता है। और इस सब के केंद्र में है छाती, एक खोखला कमजोर केंद्र जहां से जीवन शक्ति ही रिसती हुई महसूस होती है। आपने इसका सार बहुत खूबसूरती से पकड़ लिया और मैं सुनने वालों के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगा। ये सोचना कितना दिलचस्प है कि किसी तत्व का अध्ययन हमें हमारी आवाज, हमारी सांस और हमारे जीवन शक्ति के बीच के गहरे संबंध के बारे में क्या सिखा सकता है। स्रोत बार बार इन सभी को एक ही कमजोरी के धागे से जोड़ता है। यह हमें याद दिलाता है कि जब हम बात करते हैं, हंसते हैं या गाते हैं तो हम सिर्फ ध्वनि पैदा नहीं कर रहे होते, हम अपनी जीवन शक्ति का, अपने होने का एक हिस्सा दुनिया के साथ साझा कर रहे होते हैं। स्टैनम की ये कहानी जो स्रोत में वर्णित है, उसी जीवन शक्ति के धीरे धीरे चुपचाप कमजोर पड़ जाने की कहानी।